क्लास 6 तो वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे अपना चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड अर्थ। एंड आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, अब देखो हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें आपको प्लैनेट्स नज़र आएंगे। ठीक है, आपको सन नजर आएंगे, आपको मून नजर आएंगे, काफी सारी चीजें हमें हमारे सोलार सिस्टम में देखने के लिए मिलता है ना। और आपको पता है एक बात कि सोलार सिस्टम से ही रिलेट करके बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, बट वो थ्योरी हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं फॉर श्योर, है ना। वो हायर क्लास की थ्योरीज है, तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप वो चीज़ पढ़ेंगे। बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया गया कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे साइंटिस्ट भी अपनी थ्योरी को सोलर सिस्टम की थ्योरी से मैच करते हैं कि जैसे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वैसे ही वो अपने मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पे नहीं दूंगी क्योंकि दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, चलो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करते हैं सन के बारे में, सूरज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो इतने सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स में से, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टार्स में से हमारे पास एक सबसे बड़ा स्टार अगर कोई है तो वो कौन है? हमारा सन है। सबसे बड़ा स्टार कौन है? सन है, राइट। एंड सबसे चमकदार भी। सो द सन इज द स्टार, इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राइट, एंड आई होप सो कि आपने उसका आंसर किया होगा। क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा स्टार है जो अर्थ के बहुत क्लोज है ना। सो सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, सन वो स्टार है जो अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है, राइट। एंड इट इज एक्सट्रीमली हॉट, ये बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता है। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक स्फेरिकल बॉल है गैशियस का। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे हाइड्रोजन हीलियम टाइप की गैसेस जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। सो इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ द गैसेस। द सन गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी है। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, राइट, एंड दैट इज वाई इट ग्लोज सो ब्राइटली। तो इसके पास इतनी सारी एनर्जी है, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, इस वजह से ये इतना ज्यादा ब्राइटली हमको दिखता है, इतना ज्यादा ये चमकता है। ठीक है, और हम इसको डायरेक्टली देख भी नहीं सकते, अदरवाइज हमारी आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन क्या करता है? सन हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है, और ये हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, हाउ बिग इज द सन? सन कितना बड़ा हो सकता है? बताओ, सन कितना बड़ा हो सकता है? सन बहुत 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 बड़ा है, इनफैक्ट हमारे अर्थ से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो सोचो अगर हमें हमारी अर्थ इतनी बड़ी लगती है तो सन कितना बड़ा होगा? इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायामीटर। देख रहे हो, डायामीटर से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है और सन को कंपेयर करेंगे तो 100 अर्थ जब हम लेकर आ जाएं तब हमारा क्या बन जाएगा? सन बन जाएगा, इतना बड़ा है वो। सो इट इज 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायामीटर। ये चीज आपको याद रखनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सो हाउ इज द बिग सन? सन हमारा कितना बड़ा है? सो इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायामीटर एंड इट स्टिल लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, है ना। ये हमें फिर भी बहुत छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये बहुत दूर है हमारे अर्थ से, तो जितना दूर होगा उतना छोटा ये हमको नजर आएगा। बाकी के जो स्टार्स होते हैं वो भी हमारे प्लैनेट के जितने ही बड़े होते हैं, बट वो हमको ऐसे एक डॉट की तरह नजर आते, तो सोचो वो और कितने दूर होंगे, है ना। वो और कितने दूर होंगे, सन से भी बहुत ज्यादा दूर होंगे। फिर भी सन तो हमें इतना बड़ा दिख जा रहा है ना, सन हमें इतना बड़ा दिख जा रहा है। बाकी के स्टार्स हमको ऐसे दिखते हैं, ये इस तरीके से हमको दिखेंगे। तो एक तो देखो, मान लो वो साइज में छोटे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो हमसे और ज्यादा दूर है, सन से भी बहुत दूर है वो, इसी वजह से वो हमको बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं। ठीक है, एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम दी
अर्थ. ओके, नाउ कितना डिस्टेंस है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो सन से अर्थ की दूरी कितनी है? सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है? सन एंड अर्थ के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है. कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है. So a useful unit for expressing distance with the solar system as an astronomical unit AU. ठीक है, तो हम यहाँ पे सोलर सिस्टम में इस टाइप की यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, विच इज अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. ठीक है, तो AU क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? जितना डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, नाउ द सन being the brightest object and the source of light and heat on earth was elevated in the most ancient civilizations to the statues of the deity in India. The sun is worshipped as Surya. आप सबने देखा हो ना कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है. आप हमेशा क्या करते होंगे? सूर्य भगवान नहीं बोलते, वैसे तो सूर्य देव बोलते हैं, है ना? सूर्य देव बोलते हैं. तो सूर्य देव की हम पूजा करते हैं. सुबह सुबह क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं हम सूर्य देव को. ठीक है, तो हम क्या मानते हैं? हमारे लिए ये भगवान जैसे ही हैं, है ना? सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या होता है? बेसिकली आई थिंक हम बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट रहते हैं, है ना? पंक्चुअल होते हैं अपने काम को लेके. तो ये सारी चीजें होती हैं, राइट? The heat provided by the sun keep the earth at the temperature that make life possible. तो जो हीट सन से हमको मिलती है ना, वो क्या करती है? वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इतना कर देती है कि एक लाइफ जो है वहां पे सरवाइव हो सके, और हम लोग वहां पे सरवाइव कर रहे हैं. तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस. तो सन जो है ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए यूजफुल है. प्लांट्स क्या करते हैं? सन की रेस को ट्रैप करके दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलता है. एंड उसी पे ये पूरी दुनिया जो है वो अभी सर्वाइव कर पा रही है. ठीक है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है वो ऑक्सीजन के बेसिस पे ही सर्वाइव कर पा रहे हैं, विच इज अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ठीक है, so the sun is responsible for climate, season, weather, water cycle, wind, and all of which are important for sustaining life on the earth. तो sun की help की वजह से क्या क्या चीजें यहाँ पे possible है? तो sun की help से यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें possible है. sun is responsible for climate, season change, weather change, water cycle, wind, इन सब पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन सब के लिए हमारा सन रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एंड जो अर्थ पे हम सरवाइव कर पा रहे हैं, जो अर्थ पे हम सस्टेन कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सन. ओके, सो आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार. ये तो बात हमको पता है कि हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, एंड द क्लोजेस्ट स्टार्स टुवर्ड्स द अर्थ. So how is it that the sun appears big and light up the sky while the other stars look like bright dot in the night sky and are not even visible during a daytime? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि then how is it that possible? ठीक है, और how that appears, जो हमारे पास बाकी के स्टार्स है, ठीक है, जो स्काईज में हमारे पास स्टार है, लुक लाइक ब्राइट डॉट इन द स्काई, वो हमको एक डॉट की तरह नजर आते हैं, वो सन की तरह हमको बड़े नजर नहीं आते. रीजन अभी मैंने आपको बताया कि वो और ज्यादा दूर होते हैं. जैसे सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से, तो हो सकता है कि वो 200 मिलियन किलोमीटर दूर हो हमारे अर्थ से. तो इसीलिए वो हमको एक डॉट, ब्राइट डॉट की तरह नजर आता है. ठीक है, एंड आर नॉट इवन विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, और वो हमें दिन के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा सन की रेज बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमको दिन में दिखाई नहीं देते हैं. नाउ however the sun is much closer to us than the other star, hence it appears much bigger than the star.
ठीक है। सन जो है वो बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में हमारे ज्यादा पास है एंड बाकी के जो स्टार्स है वो हमसे दूर है। इसी वजह से सन जो है वो हमें बिगर दिखाई देते हैं एंड बाकी के जो स्टार्स है वो हमें ऐसे छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, ठीक है। As the stars are much further away, they appear like a point, even though some of those stars are much bigger. क्या कहा जा रहा है, कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सन से भी बड़े हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो हमें पॉइंट की तरह नजर आते हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ से। ओके, तो डिस्टेंस कितना है इस पे डिपेंड करता है कि वो स्टार हमें बड़ा दिखेगा या फिर वो स्टार हमें छोटा दिखेगा। बाकी इतना मान के चलो कि जो स्टार्स होते हैं वो बहुत 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 बड़े स्टार्स होते हैं, है ना। कुछ ऐसे स्टार्स होंगे जो सन से भी बड़े होंगे, तो सोच लो हमारे अर्थ से कितने बड़े स्टार है, ठीक है, कितने बड़े बड़े वो स्टार्स हैं। So during daytime, due to the extreme brightness of the sun, it is not possible to view the other stars. दिन में हमें तारे नजर क्यों नहीं आते? पर कहावत है ना, एक दिन में तारे नजर आना, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि दिन में हमें तारे नजर क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि सन इतना ज्यादा ब्राइट होता है डे टाइम पे और उसकी ब्राइटनेस की वजह से सबकी चमक जो है वो कम हो जाती है, सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। इस वजह से हमें दिन में तारे नहीं दिखते, ठीक है। तो अगली बार से अगर कोई बोले कि दिन में तारे दिखा देंगे तो क्या बोलना है, दिन में तारे नहीं दिखते। रीजन क्या है, सन की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हमको दिन में तारे नहीं दिख सकते हैं। नाउ द स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रोक्सिमा, ठीक है, सेंचुरी, which lies at the distance of the about 269,000 astronomical unit. AU is astronomical unit, and this means that its distance is about कितना है यहाँ पे 26,000 no 2,69,000 times our distance to the sun. Now, are stars the only object in the sky or there are some more object we may not have noticed? क्या हमारे स्काईज में स्टार्स के अलावा भी कुछ होता है या फिर सिर्फ और सिर्फ स्टार्स ही प्रेजेंट है या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता? तो स्टार्स नहीं, स्काईज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, स्टार्स के अलावा जो हम नोटिस नहीं करते या फिर वो चीज हमको दिखाई नहीं देती है, बट वो वहां पे प्रेजेंट होती है। So there are many more objects in the sky. Our Earth along with some of these objects and the sun together form a solar system. तो सन, मून, हमारे बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो, साथ ही साथ जितने भी स्टार्स हैं वो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, स्काईज में प्रेजेंट है, एंड दे ऑल टुगेदर फॉर्म, ठीक है, सोलर सिस्टम। बेसिकली सोलर सिस्टम में हम किस चीज को कंसीडर करते हैं, अपने प्लैनेट को कंसीडर करते हैं एंड अपने सन को कंसीडर करते हैं, बट सिर्फ उतने तक ही ये चीज सीमित नहीं है, है ना। बहुत सारी चीजें हमारे स्काईज में प्रेजेंट है व्हिच इज नॉट सीन बाय आवर आईज। Most of these objects move around the sun and the movement of an object around the sun is called revolution. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं, है ना, जो हमें एक स्पेसिफिक टाइम पे ही दिखाई देते हैं, है ना, एंड स्पेसिफिक टाइम के लिए ही दिखाई देते हैं। द रीजन बीइंग कि हमारा जो अर्थ है वो रिवोल्यूशन करता है अराउंड द सन, तो वो अपनी जब पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है, जब वो पोजीशन को चेंज करेगा तो उस जिस डायरेक्शन में अब वो बढ़ गया उस पोजीशन से हमें वो स्टार्स नजर नहीं आएंगे। इसी वजह से कुछ स्टार्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम पे ही हमको नजर आते हैं। द रीजन इज रिवोल्यूशन। क्लियर है, रीजन क्या है, रिवोल्यूशन है। नाउ planets. A planet is a large, nearly spherical object that revolve around the sun. Planet कैसे होते हैं, spherical objects होते हैं, ठीक है, जो एक इमेजनरी पाथ पे हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। दैट पाथ इज नॉट रियल, ठीक है, वो पाथ जो है वो रियल नहीं है, वो हमने बनाया है, हमने बोला है कि भाई वो इसी पाथ को फॉलो करके सन के अराउंड चक्कर लगाता है। सो दैट ऑल आर द इमेजनरी लाइन, जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक है। Our Earth is a planet as it revolves around the sun. The Earth take nearly 1 year to complete one revolution. अर्थ को पूरा कितना टाइम लगता है,
बेसिकली अर्थ को अगर एक रेवोल्यूशन करना है तो उसको लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, अर्थ को पूरा सन के चक्कर काटने में कितना समय लग जाता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स लग जाते हैं अर्थ को पूरा एक रेवोल्यूशन करने में। क्लियर? अब सोचो कि ये जो 6 आवर्स है, अगर सन ने एक राउंड किया तो 365 6 आवर्स, फिर दूसरा राउंड किया तो 365 फिर से ऐड हो जाएगा, प्लस इसमें और 6 ऐड हो जाएगा तो 12। तो एक समय ऐसा आता है, ठीक है, वो लगभग 4 साल के बाद हमें चीजें दिखाई देती हैं। 4 साल के बाद एक समय हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये 6 + 6 + 6 + 6 मिलके क्या बना देते हैं? 24 आवर्स। एंड 24 आवर्स मिलके क्या बनाता है? एक दिन बनाता है। ठीक है, 24 आवर्स मिलके क्या बनाते हैं? वो एक दिन बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि हर 4 साल बाद हमें 366 डेज देखने के लिए मिलता है। हर 4 साल के बाद हमें 366 डेज देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। एंड ये जो 24 घंटे हैं ये कब पूरे होते हैं? फैब मंथ में पूरा होता है। इसी वजह से हर 4 साल के बाद 29 फैब आता है, बाकी वो हमेशा 28 फैब तक ही रहता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? नाउ लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस तरीके से अर्थ सन के चक्कर काट रहा है, उसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। While revolving around the sun, the earth is also rotating about its axis. अब देखो, वो सन के चारों ओर घूम तो रही है अर्थ, लेकिन अर्थ अपने ही एक्सिस पे भी घूम रही है। एंड अर्थ को अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं, जो एक दिन बनता है। ठीक है, मतलब एक दिन में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। अगर अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। अगर अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है तो उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, For one full rotation, the Earth takes about 24 hours, which is called a day. Like the Earth, other planets also rotate about their axis while revolving around the Sun. You will learn more about this in next grade. तो क्लास 7th में आप इसके बारे में और बहुत सारी चीजें जानेंगे, है ना? बट काफी कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, चलो, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाएं अब हम। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो, इस तरीके से ये है हमारा सोलार सिस्टम, है ना? और यहाँ पे हमको देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट, दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट, है ना, जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड है, कॉमेट्स भी होते हैं यहाँ पे। एंड सन, मर्क्यूरी, तो सबसे पास कौन सा यहाँ पे प्लैनेट है? सन के सबसे पास है मर्क्यूरी। फिर उसके बाद आता है वीनस, 3rd नंबर पे आता है अर्थ। तो सोचो मर्क्यूरी कितना गर्म होगा, है ना? जब अर्थ पे हमारी इतनी गर्मी आ रही तो मर्क्यूरी पे कितनी गर्मी जाती होगी? अर्थ, फिर है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया, पहली बता रही मैं, बट आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। कैसे इसको लर्न करेंगे? माई वेरी इफिशियंट मदर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो इस तरीके से आपको लाइन वाइज लर्न हो जाएगा। देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको, ठीक है, निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमको अगर निमोनिक्स मिल जाए तो हम बहुत लंबे टाइम तक चीजों को याद रख सकते हैं, तो ये उनके लिए है। क्या मेरी बात आप सब तक एकदम क्लियर तरीके से पहुंच रही है? नाउ the 8th planet is on in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. and आपने एक और planet के नाम सुना होगा, that is Pluto, है ना? प्लूटो एक क्यूट सा छोटा सा प्लैनेट हुआ करता था हमारे सोलार सिस्टम में, बट अब हम उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट के लिए एक डायामीटर, एक रेडियस फिक्स किया गया था, प्लूटो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से प्लूटो को एज अ प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया। ठीक, इन
The inner four planets nearest to the sun, Mercury, Venus, Earth and Mars are smaller in size. तो जो सन के पास प्लैनेट है ना, उनका जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, वो छोटे साइज के होते हैं. एंड दे हैव अ सॉलिड सरफेस विद रॉक ऑन देम. कैसा सरफेस होता है इनका? सॉलिड सरफेस. अभी आप आगे देखोगे कि प्लैनेट पूरा गैशियस से मिलके भी बनता है ना. प्लैनेट्स जो है वो पूरे गैशियस से भी मिलके बनते. तो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स है, 4 प्लैनेट के बारे में बात की गई है. यस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द प्लैनेट विच आर स्मॉलर इन साइज. एंड वो किससे मिलके बने हैं? वो रॉक से मिलके बने. उनका सरफेस जो है विद रॉक ऑन देम. नाउ from ancient time, various names have been used across India for the planet visible with the naked eyes. तो बहुत सारी जगहों से हम, ठीक है, बहुत सारी जगहों से हम इन कुछ प्लैनेट्स को देख सकते हैं. एंड आई थिंक कि आपने भी कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स को देखा होगा. क्या पता आपने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा या फिर आपको पता नहीं चला होगा, बट हो सकता है कि आपने देखा होगा, है ना. और अगर नहीं देखा तो कभी मौका मिले देखने का तो आप देख सकते हो, आपको दिख जाएगा आसानी से, ठीक है. सो जैसे कि मर्क्यूरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी एंड मंगल, बृहस्पति, गुरु एंड शनि. तो ये सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, है ना. जैसे कि बुध क्या है? मर्क्यूरी. शुक्र, वीनस, ठीक है, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति और गुरु, जुपिटर, शनि, सैटर्न, ठीक है. तो अगर आपको नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में लर्न है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं है तो आप कर सकते हो, नहीं होता है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट इज Venus is usually seen shining brightly at the dawn and dusk and it's commonly called morning star or the evening star. तो जो वीनस होते हैं, जो वीनस प्लैनेट है वो कैसा है? बहुत चमकदार प्लैनेट है, शाइनी प्लैनेट है ना. उसके ऊपर थोड़ी बहुत डस्क वगैरह होती है एंड इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं. सो मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. अच्छा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. तो मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, है ना. Mars is called red planet because it appears red and this is because the soil on the Mars is reddish in color. और जो मार्स पे सॉइल प्रेजेंट है वो भी कैसा है? रेड कलर का सॉइल है. याद रखना, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है. A large portion of the Earth's surface is covered with water and thus it appears blue from the space. तो हमारा अर्थ कैसा दिखता है? स्पेस से ब्लू कलर का दिखता है, तो हमको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है. हमारे अर्थ को, हमारे ब्यूटीफुल से अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ड्यू टू दिस द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. तो हमने रेड प्लैनेट देख लिया. देखो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इज वीनस, रेड प्लैनेट इज मार्स, ब्लू प्लैनेट इज आवर ब्यूटीफुल अर्थ, ठीक है. ओके, सो द फोर्थ outermost planet Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are much larger compared to the Earth. तो ये जो बाद के planets होते हैं ना, ये थोड़े बड़े planet होते हैं, है ना. हमारे अर्थ की कंपैरिजन में इनका जो साइज होता है वो ज्यादा होता है. एंड मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस. और ये किससे मिलके बनते हैं? ये गैस से मिलके बनते हैं, ये गैसियस सब्सटेंस से मिलके बनते हैं. These giant gaseous planets have a large flat ring-like structure around them, which are made up of dust particle and rocky material. तो आपने देखा है ना सैटर्न, उसके चारों तरफ क्या होती है? रिंग होती है ना. तो वो जो रिंग होती है वो रॉक्स वगैरह से मिलके बनती है, ठीक है. प्लैनेट गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन. सारे प्लैनेट्स को जो ज्यादातर एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? सारे प्लैनेट्स को जो ज्यादातर एनर्जी मिलती है वो उनको सन से मिलती है, ठीक है. सो द फर्दर दे आर द कोल्डर दे आर इन जनरल and the presence of an atmosphere on the planet can trap heat which can significantly change the temperature of the planet, and that is why Venus for example is the hotter than Mercury although it is further from the sun. अच्छा, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है. अभी हमने क्या देखा था कि Mercury is closest to the sun but Mercury is not considered as a hot planet. Mercury को हम hot planet नहीं कहते हैं, है ना. Mercury को हम hot planet नहीं कहते. क्या कह रहे हैं?
वीनस फॉर एग्जाम्पल इज हॉटर देन द मर्क्यूरी। वीनस जो है वो मर्क्यूरी से भी ज्यादा हॉटर होता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि वो सन की रेस को कितना ट्रैप कर रहे हैं। जो सन की रेस को जितना ज्यादा ट्रैप करेगा, जो सन की रेस को जितना ज्यादा ट्रैप करेगा, वो उतना ज्यादा हॉटर प्लैनेट में कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, रेड प्लैनेट इज मार्स, ब्लू प्लैनेट इज आवर ब्यूटीफुल अर्थ, है ना, एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार वाली बात करते हैं, सो दैट इज वीनस, एंड वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, ऑल्दो मर्क्यूरी को होना चाहिए था, पर मर्क्यूरी जो है वो इतना ज्यादा हीट को ट्रैप नहीं करती है ऑन देयर सरफेस जितना ज्यादा वीनस उसको ट्रैप करती है। दैट्स व्हाई वीनस इज मोर हॉटर देन मर्क्यूरी। ठीक है, क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दिया मैंने? हाँ, नाउ देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो। ये तो अभी देखो प्लूटो के बारे में बात हुई थी, है ना। देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो दैट लाई फर्दर देन नेपट्यून एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ मून। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज कॉल्ड अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पहले तो हम 9 ग्रहों के बारे में बात करते थे, है ना। ग्रह क्या है? ग्रह इज अ प्लैनेट। ठीक है, पहले हम 9 प्लैनेट्स के बारे में बात करते थे, बट कुछ टाइम पहले ही, कुछ टाइम में तो बहुत लंबा टाइम हो गया, प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, बट लेटर व्हेन सिमिलर मोर ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इन 2006 की बात है। बहुत समय हो गया अब तो। ठीक है, बहुत ज्यादा समय हो गया, 20-21 साल हो गए। So redefine the requirement of an object to be called planet. As per the definition, these smaller objects including Pluto are now called a dwarf planet. ठीक है, वो हमारे planet में कंसिडर नहीं हो रहा, but it is considered as a dwarf planet. छोटू सा प्लानिट है ये हमारा, बट हम इसको अभी फिलहाल अपने बाकी के प्लैनेट्स के साथ कंसिडर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे आसमान में, हमारे स्काई में, जिनका जो स्ट्रक्चर है, जिनका जो साइज है वो प्लूटो से मैच करता है। तो ऐसे तो उन सबको एक एक प्लैनेट बना देना चाहिए, है ना, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए प्लूटो प्लैनेट को ही हटा दिया गया एज अ प्लैनेट। उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, कैन वी आइडेंटिफाई अ प्लैनेट ऑल्सो द वे वी आइडेंटिफाई द कॉन्स्टलेशंस? क्या हम प्लैनेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे हमने कॉन्स्टलेशंस को आइडेंटिफाई किया? यस। सो अमंग द प्लैनेट्स इट इज इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई वीनस विच इज वेरी ब्राइट। जो वीनस होता है वो सबसे ज्यादा चमकदार होता है ना, और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट भी होता है। आफ्टर द सन एंड द मून वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन विद द नेकेड आइज। तो इन सारे प्लैनेट्स को यू कैन इजिली सी विद योर नेकेड आइज। आप अपनी आंखों से आसानी से इन प्लैनेट्स को देख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, दे आर सो फार अवे दैट दे लुक लाइक शाइनिंग डॉट। ये इतने दूर होते हैं हमसे, इतने दूर होते हैं, है ना, कितने दूर होते हैं? मिलियंस किलोमीटर दूर होते हैं ये हमसे। तो इसीलिए ना ये हमको सिर्फ एक शाइनिंग डॉट की तरह नजर आते। हो सकता है कि जब हम चांद सितारे अपने देख रहे हो तो उसमें कोई हमको एक प्लैनेट नजर आ जाए, बट क्योंकि वो एक डॉट की तरह दिखेगा हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार्स? देखो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अनलाइक प्लैनेट, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकलिंग अ लॉट। ठीक है, प्लैनेट्स जो है वो इतना चमकते नहीं है, लेकिन जो स्टार्स होते हैं ना वो ट्विंकलिंग करते हैं। वो क्या करते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जो आपने बचपन में एक पोएम सुनी होगी, सुनी कि नहीं सुनी है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो ये जो हमारे छोटे छोटे से स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्विंकल ट्विंकल, है ना, वो टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। लेकिन प्लैनेट नहीं टिमटिमाते, वो चमकते हैं पर टिमटिमाते नहीं है तारों की तरह, नहीं तो उनके ऊपर भी पोएम बन जाती, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल प्लैनेट। बट ऐसा तो हमने कुछ सुना नहीं है ना। तो अनलाइक प्लैनेट द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकलिंग अ लॉट। ठीक है, स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? नाउ फ्रॉम दिस एक्टिविटी 12.4 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने सोलार सिस्टम के बारे में जाना, हमने अपने प्लैनेट्स के बारे में जाना, हमने ये जाना कि इन प्लैनेट्स को कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये जाना कि हॉट प्लैनेट कौन सा होता है। आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे
हॉट प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है, ये सारे प्लैनेट कौन से हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, ये मुझे कमेंट में आपका आंसर चाहिए। ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं बट इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो क्या मुझे इन सब के कमेंट्स आंसर में मिलेंगे? मैं आपका वेट करूंगी एंड आई विल सी योर कमेंट, ठीक है। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने आगे आने वाली क्लास में। आज की क्लास फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप कि जितनी भी चीज़ें हमने आज की क्लास में सीखी है आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट। तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई थिंक अब आप लोग इतने समझदार हो गए हैं, है ना, कि अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपको डाउट है तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। यस और नो, इसका भी आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वेट करिए, पढ़ाई करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।